हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने डायनेमिक्स शुरू किया था और डायनेमिक्स में इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसके बाद कुछ दिन मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी इसके लिए। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लासेस हैं जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो चलिए डायनेमिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस के बारे में डिस्कशन के बाद द फोर्सेस मैंने पढ़ाया था, कुछ फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया था। अब हमें जो सबसे ज़्यादा कोर टॉपिक है डायनेमिक्स का वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज़्यादा कोर जो लॉ है वो है सेकंड लॉ, ठीक है। तो बेहतर तरीके से हम लोग सेकंड लॉ को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा नेट एक्सटर्नल फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम का डिस्कशन करेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट ये रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है किस से? मास और वेलोसिटी से। आप यूँ समझें कि एक आपके पास पत्थर है 100 किलोग्राम का और वो बस रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है ना। रुका हुआ और चलना वो तो रिलेटिव टर्म्स हैं, आप जाके पढ़ लें। तो जो रेस्ट में है उसका इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होगा, आपको उससे कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस पत्थर को कोई अगर 100 किलोमीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड में ही फेंके तो आप आगे खड़े नहीं रहिएगा। या यूँ समझें कि एक ट्रक है, जो चलती हुई ट्रक आपके नज़दीक आ रही है या ट्रेन आपके नज़दीक आ रही है, तो ट्रेन के आगे आप खड़ा नहीं रहिएगा। बट ट्रेन अगर रुका हुआ है, ट्रेन आपका नहीं चल रहा और आप उसके आगे आराम से खड़े रहेंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो तो आपको उससे कोई डर नहीं लगता। ये जो डर है ना, ये डर से मोमेंटम आया, मतलब स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास गुब्बारा है, बहुत हाई स्पीड में आए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई डर नहीं लगेगा। दैट मीन्स के गुब्बारा का क्या कम है बताइए? मास कम है। और ट्रेन का क्या ज़्यादा है? मास ज़्यादा है। तो मास भी इफेक्टेड, मतलब मास भी अफेक्ट कर रहा है कुछ डर को, ठीक है ना। और स्पीड दैट इज़ वेलोसिटी भी, ठीक है ना। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, आपकी तरफ आए, आपसे दूर जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको कोई डर ही नहीं लगेगा। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम में 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या? मास और वेलोसिटी। आप इसको और अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करें, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम में क्या क्या चीज़ें नजर आई? मास और वेलोसिटी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल लिखा जाता है P। क्या लिखा जाता है? P, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट क्या होगा? आप खुद कहें। मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक बात होगी लीनियर मोमेंटम की, छोटी छोटी। लीनियर मोमेंटम क्या? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दोनों क्यों आया, आप भी सोचने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आया एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्या है नेट एक्सटर्नल फोर्स? जैसे हम यहाँ पे क्या करें, एक स्ट्रिंग लें और एक पत्थर लें, इसका मास m है, तो इसमें नीचे क्या फोर्स लगेगा? वेट, mg जिसको बोलते हैं। अभी हम वेट ही कहते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे एक m मास का बॉडी है, नीचे क्या लग रहा है? अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, किससे? वेट। और इसमें क्या लग रहा है? टेंशन। क्या लग रहा है? नीचे वेट, ऊपर टेंशन। तो एक बॉडी पर 2 फोर्सेस हैं अभी जो मैं देख रहा हूँ वर्टिकली, ऊपर टेंशन है और नीचे वेट। इन दोनों का जो नेट होगा वो क्या होगा बताइए? टेंशन माइनस वेट या वेट माइनस टेंशन। तो नेट फोर्स क्या है? कई फोर्सेस होंगे, कई फोर्स, उसका जो वेक्टर सम होगा उसको नेट फोर्स बोलेंगे। क्या है वेक्टर सम? वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज कॉल्ड नेट फोर्स। अभी जो नेट फोर्स होगा उसकी 2 बातें होंगी। जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? समेशन F, मतलब टोटल बहुत सारे फोर्सेस हैं, इसका मतलब है F1 प्लस F2 प्लस बहुत सारे, एक भी हो सकता है और कई हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमने मान लिया कई फोर्सेस। और ये नेट फोर्स है, ये 0 अगर हो जाए, तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे वेट लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। और नेट फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। क्या
क्या होगा, बैलेंस्ड। ये किसका, नेट फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। नेट फोर्स अगर क्या हो जाए, जीरो, और नेट फोर्स अगर क्या हो, जीरो न हो तो अनबैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड होने से क्या होगा वो हम जानेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। बॉडी या तो स्पीड चेंज करेगी या डायरेक्शन चेंज करेगी। तो ठीक है, तो सारा मामला हमारा किससे जुड़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम और एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि फोर्सेज तो हैं लेकिन सारे का नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड होगा तो बॉडी रुका हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो हम लोग आगे जानेंगे। और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी या तो स्पीड चेंज करेगी या डायरेक्शन चेंज करेगी। ये हम लोग नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स या नेट एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानने के लिए पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इतना नोट डाउन करें, करना है तो। लिखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा हमारा टॉपिक, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, ये जुड़ा हुआ है किससे, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ही बोलेंगे, बट उसका वैल्यू जीरो हो जाए तो वही बैलेंस्ड हो जाएगा। चलिए हम इसको अच्छे से डिफाइन करने की पहले कोशिश करते हैं। कैसे डिफाइन किया गया है, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके लिए हम एफ ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समेशन इस्तेमाल किए थे बट अभी हम एफ ही करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। किस पे एक्ट करेगा, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज इंपॉर्टेंट ना हो तो उसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं। नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, पार्टिकल में एक्ट करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of linear momentum, ठीक है। किस डायरेक्शन में चेंज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का नहीं, किसका, मोमेंटम का चेंज का। इसको फील करने की कोशिश करते हैं कि जो फोर्स होगा ना, फोर्स इसको ऐसे लिखते हैं, वो क्या होगा, मोमेंटम का चेंज। ये किसका सिंबल है, डेल्टा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अगर नहीं जानते हैं तो, डेल्टा। ये ग्रीक लेटर है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, चेंज के लिए, ठीक है। अभी चेंज के लिए इस्तेमाल, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, P डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल टी मतलब टाइम टेकन, T1 से T2 हुआ, 3 सेकंड में आपने शुरू किया, 5 सेकंड में ख़त्म किया, तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड्स लगा, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चेंज इन मोमेंटम। आप यूँ समझें कि आप मोमेंटम जब चेंज करते हैं तो मोमेंटम का भी हमने क्या फार्मूला पढ़ा, आप खुद बोलिए। मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अभी हम लोग मास को कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं, बट कांस्टेंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, तो क्या चेंज होगा बताइए, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होता है आप मोशन में जाके समझेंगे, वेलोसिटी में दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसका मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड कहते हैं और उससे जुड़ी हुई डायरेक्शन। तो दो बातें होंगी, या तो इसकी स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों ही से क्या चेंज होगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम जब चेंज होगा तो जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे हमने क्या जाना कि डेल पी, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम का चेंज बढ़ेगा, ये इंप्लाई कर रहा है कि फोर्स बढ़ेगा। मोमेंटम का चेंज जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो क्या इंप्लाई कर रहा है, फोर्स, मतलब नेट फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा। नेट फोर्स बढ़ाने से मोमेंटम का चेंज भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे टाइम टेकन क्यों हमने लिया, रेट का मतलब ये हो गया कि डेल टी में कितना में बताइए, डेल टी टाइम इंटरवल में
कितना मोमेंटम चेंज हुआ, डेल पी, तो एक में कितना होगा, डेल पी बटे डेल टी। यूनिट टाइम में जितना मोमेंटम चेंज हुआ उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलिए, यूनिट टाइम में जितना लीनियर मोमेंटम का बदलाव हुआ उसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपल सी बात है, आप जानते ही होंगे। अब टाइम टेकन, जितना कम टाइम में चेंज होगा, चेंज होने के लिए टाइम ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। कम से कम टाइम में चेंज करना है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में चेंज करना है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा फोर्स हो, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स हो, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लगे, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं, तो क्या पता चला, डेल टी जितना घटेगा फोर्स का वैल्यू उतना बढ़ेगा। तो फोर्स के वैल्यू को हम लोग बढ़ाने के लिए, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का वैल्यू बढ़ाने के लिए टाइम ड्यूरेशन घटाएंगे या मोमेंटम को चेंज करेंगे। और मोमेंटम को चेंज करने के लिए मास अगर चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज करना पड़ेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज करने के लिए या तो स्पीड चेंज करना पड़ेगा या डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और ये प्रोपोर्शनल चीज़ क्या है, ये प्रोपोर्शनल के बारे में आप जानते ही होंगे, तभी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि x और y का रेशियो 2 है, तो x बढ़ रहा है, y भी बढ़ेगा। जैसे मैं x लिखूँ 10 और y लिखूँ 5, तो 10 और 5 का रेशियो कितना आया, 2। x लिखूँ 20 और y लिखूँ 10, x भी बढ़ा y भी बढ़ा, बट x और y का रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट। तो बोलेंगे x प्रोपोर्शनल y, या क्या लिखेंगे, x बराबर 2y। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल हटाने से क्या देना पड़ेगा, कांस्टेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू 2 है, इस कांस्टेंट का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो आपने क्या समझा कि फोर्स बराबर क्या हो गया, एक कांस्टेंट के डेल पी बटे डेल टी। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको लिख सकते हैं आप। तो अब बराबर क्या हो गया, बोलिए, F इज इक्वल टू हो गया डेल पी बटे डेल टी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे हमने के का वैल्यू क्या रखा, 1 रखा। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बटे चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम टेकन इज इक्वल टू फोर्स। कौन सा फोर्स है, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, आप नोट डाउन करें, धीरे धीरे चीज़ों को हम जानने की और कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा अगर फोर्स पहले से जानते हैं, पहले से अगर हम नहीं जानते हैं तो आप जानने की कोशिश करें। मेरे और भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं NCERT के अकॉर्डिंग, उसको पहले देखें, फिर इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन कह के मैंने रिकॉर्ड करा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखें, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो ओके। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा। हमने क्या जाना, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। पी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का चेंज। तो हमारा क्या आया बताइए, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, जहाँ पे P क्या है बताइए, मास इंटू वेलोसिटी। हमने मान लिया है कि मास कांस्टेंट, मास को हमने क्या माना, कांस्टेंट। ठीक है, मास चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है बताइए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, P2 या P फाइनल, चेंज होगा तो फाइनल कुछ होगा ना, मोमेंटम माइनस P इनिशियल, टाइम भी क्या होगा, फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएं, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होगा, मास इंटू एक बॉडी है चल रही है, मास नहीं चेंज हो रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v फाइनल माइनस मास इंटू v इनिशियल बटे t फाइनल माइनस t इनिशियल। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू, देख रहे हैं आप, अच्छे से देख लें, अरे सिंपल सी बात है, बस नौटंकी है सारा, वहीं पे कर सकता था मैं। मास हमारा क्या हो गया, कॉमन आ गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ क्या देता है, एक्सेलरेशन। आप यूं देखें, यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ मास तो हमने कांस्टेंट माना है, वेलोसिटी का जो चेंज है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का जो चेंज है
उसका डायरेक्शन किसका होगा, फोर्स का, मतलब उसी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है बताइए, वेलोसिटी का नहीं, वेलोसिटी के चेंज का। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट इन वेलोसिटी। अगर वो सेम हो सकता है स्पेशल केस में, लेकिन याद रहे कि वेलोसिटी का जो चेंज का डायरेक्शन होता है वो किसका डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का। वही किसका होता है, फोर्स का। तो फोर्स बराबर क्या हो गया बोलिए, मास इनटू ये हो गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर हम क्या लगाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इतना आप लिख लें। इसको अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखें तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्शन लगाएं तो मोमेंटम का डायरेक्शन नहीं, मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन होगा फोर्स का डायरेक्शन। वही क्या होगा, m चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। यहाँ पे लगा है, मास में तो हमारा कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं, ऐसा नहीं कि जिधर बॉडी फोर्स लगा रही है, जिधर बॉडी पर फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी में वेलोसिटी होगा, ऐसा नहीं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स की बात हो रही है, और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा। क्या है, ये सारी बातें धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक, मोशन का और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा होगा तो कुछ होगा, वो हम लोग जानेंगे। करें इतना नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, वो आपका बस ऐसे ही मैग्नीट्यूड फॉर्म में। करें फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन। ये दोनों फार्मूला आपको दिल से याद रखना है, तब आपको बातें समझ अच्छे से आएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, इसके यूनिट्स वगैरह आप खुद भी जान सकते हैं। फोर्स लग ही रहा है कि अब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा, इसको मैं थोड़ा सा बताइए, क्या हो गया हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऐसा यूनिट क्या होगा फोर्स का, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो यहाँ से जान सकते हैं मास का बताइए क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के स्मॉल, जी स्मॉल, ये सब देख लीजिएगा, मैंने बहुत बताया सब। न्यूटन, एन स्मॉल, अगर सिंबल लिखें तो कैपिटल एन। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बता दें, क्या होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर होगा, सेकेंड ही होगा। इसको बोलते हैं डायन। क्या बोलते हैं इसको, डायन। बहुत लोग पूछते हैं एक न्यूटन कितना डायन होगा, वो भी जान लें। एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम क्या होगा, 1000 ग्राम। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेकंड में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताएं क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डायन। ठीक है, और बहुत सारे यूनिट्स है, इस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है, सारी बातें आप खुद भी समझ सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 10 पे पावर 5 डायन। ये कैसा क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ, और भी बहुत सारे यूनिट्स है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स है, डिस्कशन कर देंगे, अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशन भी कोई जानना चाहता है तो किलोग्राम मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए mLT -2, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2, ये समझ सकते हैं आप खुद भी। अब इसको समझे तो हम साथ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी जान लेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर जान लिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी जानना बहुत ईजी है। तो पहले ये जानने की, इतना उतार लें आप, अब क्या है ना, मैं यहाँ पे दो बात करूँगा, दो बातों की, कि एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। मैं अगर बैलेंस्ड कंडीशन की बात करूँ, ये नेट फोर्स है हमारा, बैलेंस्ड कंडीशन की अगर बात करें तो बताइए F का वैल्यू क्या होगा, 0। बैलेंस्ड इंप्लाई करता है कि नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन क्या होगा, 0। इसी को अगर हम लोगों ने देखा था, एक्सेलरेशन क्या है बेसिकली, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, ऐसा भी लिख सकते हैं।
v माइनस यू बटे टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन, आपकी मर्जी है। हमने वी एफ माइनस यू वी आई लिखा था, वैसे भी चल सकता था। अब क्या लिख सकते हैं, डेल पी बराबर 0, तो मोमेंटम का जो चेंज है बताइए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर 0, तो पी फाइनल बराबर क्या हुआ, पी इनिशियल। तो हमने क्या देखा कि अगर नेट फोर्स 0 हो जाए, दैट मीन्स बैलेंस्ड कंडीशन में बैलेंस्ड फोर्स हो, तो फोर्सेज तो हैं बट नेट फोर्स 0 है, फोर्सेज नहीं है तो भी नेट फोर्स 0 है, और फोर्सेज होंगे तो भी नेट फोर्स 0 हो सकता है। नेट फोर्स 0 का मतलब ये हो गया कि बॉडी पर फोर्सेज होंगे बट टोटल समेशन ऑफ जो वेक्टर सम होगा वो 0 होगा। दैट इज एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, नेट फोर्स 0, एक दाएं लग रहा है एक बाएं लग रहा है, टोटल मिला के 0, क्योंकि जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लग रहा है, जितना दाएं लग रहा है उतना बाएं लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, समझेंगे, वो वेक्टर सम है। ठीक है, तो पी फाइनल पी इनिशियल बराबर का मतलब ये हो गया कि मोमेंटम का नहीं बदला हुआ, चेंज इन मोमेंटम 0 हुआ, दैट इज मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स होगा तो मोमेंटम नहीं बदलेगा, ये इंप्लाई कर रहा है मोमेंटम नहीं चेंज होगा। तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, इसी को अगर हम प्रोसीड करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, मास इनटू वेलोसिटी। हमने मास को कांस्टेंट माना है, एम वी एफ इज इक्वल टू एम वी आई, एम एम कैंसिल, तो वी फाइनल बराबर क्या हुआ, वी इनिशियल। मतलब वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो क्या नहीं चेंज होगा बताइए, स्पीड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा। तो स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा बताइए, स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीड और डायरेक्शन मोमेंटम ये सारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। दैट इज फोर्स अगर 0 हो तो एक बात और हो सकती है ना, फोर्स 0 हो तो मास इंटू एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, 0 बटे मास बराबर 0। वैसे भी एक्सेलरेशन क्यों ना 0 हो, जब वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, तो वेलोसिटी का चेंज होने से ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो बताइए क्या क्या बात समझ आई कि फोर्स अगर 0 हो बैलेंस कंडीशन में, बॉडी का एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, स्पीड, ये एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये है कि डायरेक्शन और स्पीड दैट इज वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। हमने मान लिया, याद रहे कि अभी हम लोग बच्चे की तरह बात कर रहे हैं कि एम को कांस्टेंट माना है, मास को क्या माना है, मास अगर बदलेगा तो फिर कुछ और बात होगी। अभी मास को हमने कांस्टेंट माना है, मास को कांस्टेंट मान के अगर हम नेट फोर्स 0 करें तो क्या होगा, हमारा मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस बात को लिख लें, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब फोर्सेज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, बट नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं बोलेंगे, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा, मास को कांस्टेंट मान के बात किए हैं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होगा। तो स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स का वैल्यू को नॉन जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स का वैल्यू को नॉन जीरो करना पड़ेगा। यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि विदाउट नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वी कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, neither we can change the speed nor we can change the direction। ठीक है, तो टू चेंज द डायरेक्शन और स्पीड ऑफ अ बॉडी वी हैव टू अप्लाई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। बॉडी चल सकती है बट उसके स्पीड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, करें इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने जाना बैलेंस कंडीशन में फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। तो बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स 0 होने का मतलब फोर्सेस तो होंगे बट नेट फोर्स 0 होगा। दैट मीन्स कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब होगा अनबैलेंस्ड वाला केस। अनबैलेंस्ड वाला जो केस है उसमें क्या होगा, फोर्स का वैल्यू 0 होगा नहीं, मतलब फोर्सेज होंगे और नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। जैसे ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे 3 न्यूटन लग रहा है, तो नेट कितना हो गया, 7 न्यूटन ऊपर की तरफ, इस तरह से। ठीक है, अब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, यहीं से शुरू करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 बटे मास, तो क्या होगा, 0 बटे मास 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब अगर नेट फोर्स 0 हो नहीं, मतलब अनबैलेंस्ड हो, अनबैलेंस्ड कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन कुछ होगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा। अभी तो फोर्स कांस्टेंट लेके बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो सारी बातें हैं। और क्या होगा बोलिए, और होगा डेल पी ओवर डेल टी बराबर 0 नहीं होगा, दैट इज डेल पी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा,
मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर नहीं होगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम देखिए स्पीड बराबर हो सकता है, फिर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, जैसे सर्कल में होता है ना। तो मोमेंटम चेंज होगा, अनबैलेंस कंडीशन में फोर्स का वैल्यू, नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा और मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। बराबर नहीं है तो मोमेंटम चेंज होगा। तो क्या हो गया बताइए, V फाइनल mv फाइनल इज नॉट इक्वल टू mv इनिशियल, mm कैंसिल, तो V फाइनल इज नॉट इक्वल टू V इनिशियल, मतलब वेलोसिटी सेम नहीं होगा इनिशियल फाइनल, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब या तो क्या होगा, स्पीड चेंज होगा या स्पीड चेंज या डायरेक्शन चेंज या दोनों चेंज। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, स्पीड चेंज या डायरेक्शन चेंज या दोनों चेंज। मैंने क्या बोला, फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, मतलब फोर्सेस हैं, नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब फोर्सेस तो हैं ही और नेट उसका जो जोड़ के 0 नहीं है। ठीक, तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा और मोमेंटम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों चेंज होगा। दैट इज स्पीड या डायरेक्शन या दोनों चेंज करने के लिए हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो नॉन जीरो होगा। जीरो होने से फिर बैलेंस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो विदाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वी कैन नॉट चेंज द बॉडीज वेलोसिटी। तो बॉडी के वेलोसिटी को, दैट इज स्पीड या डायरेक्शन या दोनों को चेंज करने के लिए वी नीड टू अप्लाई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। आप देख ही रहे हैं, अच्छे से नोट डाउन करें। आई थिंक यू हैव गॉट 10। ओके, उतारें इसको। चलिए लिखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहले सेकंड तब फर्स्ट पढ़ रहे हैं, आसान हो गया। अब फोर्स हमने क्या बोला कि अभी जाना ना कि विदाउट नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब फोर्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस को अगर हम जीरो कर दें फिर तो फिर बैलेंस हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया विदाउट नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वी कांट चेंज द वेलोसिटी, दैट इज स्पीड और डायरेक्शन और both. Without net external unbalanced force we can't change the velocity, speed or direction or both. ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए। ये जो अपने आप वो चेंज नहीं हो सकती, बॉडी चल सकती है। मैं थोड़ा सा गैलीलियो के बारे में बता दूं, वो आप सोचते होंगे क्या है ये। गैलीलियो क्या किया ना कि यहाँ पे एक बॉल छोड़ा, तो उसके बाद बॉल यहाँ पे लुढ़क के यहाँ गिरा, फिर ऊपर गया, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन तो होगा ही कुछ ना कुछ, अब फ्रिक्शन कुछ होगा ही तो क्या होगा, बॉल यहाँ से, गैलीलियो का जो कंसेप्ट है आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है सब बताने के लिए, अब पढ़ सकते हैं, मैंने करा दिया वैसे, तभी मैं करा रहा हूँ। देखिए बॉडी यहाँ से कुछ हाइट से आया, मान लेते हैं 1 मीटर ऊपर से आया, तो 1 मीटर ऊपर ये जा नहीं पाता है, ये 0.9 मीटर जाता है। अगर फ्रिक्शन को बहुत कम कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 मीटर चला जाता है। उन्होंने एज्यूम किया कि अगर ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन लेस होता तो ये जो बॉल है, ये बॉल 1 मीटर नीचे जाता, 1 मीटर और 1 मीटर ऊपर आता, ठीक है। ढाल अभी सेम है, ये भी 45 डिग्री का है मान लेते हैं, और ये भी 45 डिग्री का है। अब इसके ढाल को कम करें तो क्या होगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि 1 मीटर उसको अचीव करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों के ऊपर सेम होगा। अब क्या होगा, 1 मीटर अचीव करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें, इसको ढाल को और कम करेंगे तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसके ढाल को अगर हम क्या कर दें, बिल्कुल जीरो कर दें, मतलब पैरेलल टू द सरफेस कर दें, तो ये जिंदगी भर उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा जब तक कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। तो हमने बोल दिया फ्रिक्शन नहीं है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स तो और एग्जिस्ट करता नहीं, जो भी करता है वर्टिकली। आपको याद रखना है कि जो भी फोर्स वर्टिकली लगेगा उसका 90 डिग्री में उसका कंपोनेंट जीरो होता है, अब याद रखें। तो mg किधर लगता है, वेट लगता है नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टली उसका इफेक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि कैसे क्या होता है, अब देख लेंगे थोड़ा, ठीक है।
तो ये जो अपने आप चेंज, ये जो अपने आप ये ना, विदाउट नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वी कांट चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, ये जो अपने आप वेलोसिटी नहीं चेंज हो पाती, पार्टिकल के इस गुण को, इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, इनर्शिया। ये इनर्शिया, तो इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया के बारे में समझेंगे। इनर्शिया का जो मेजर है, द मेजर ऑफ इनर्शिया इज, द मेजर इज इन मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा। इनर्शिया का मेजर कौन है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं है ना, मास जितना ज्यादा होगा, 10 मान लो तो एक ट्रेन है, तो ट्रेन रेस्ट में है, तो उसके स्पीड को बदलने के लिए, मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये चल रहा है तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज ट्रेन के स्पीड या डायरेक्शन या दोनों, दैट इज वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं पे इस मार्कर के वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमको रिलेटिवली बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बात समझ आ रही है? ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा, दैट इज उसके मोशन में बदलाव लाने के लिए, उसके स्पीड या डायरेक्शन या दोनों को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनर्शिया की बात आई। अब इनर्शिया की बात आई तो क्या बातें होगी बताइए? स्पीड का बढ़ना हो सकता है, स्पीड का घटना हो सकता है, या डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो दो बातें हो सकती है, एक तो रेस्ट में रहेगा तो मोशन वाली बात हो सकती है, मोशन में है तो स्पीड में चेंज होने वाली बात हो सकती है, या डायरेक्शन के बदलाव होने वाली बात हो सकती है। ये सब करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इतना नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया की बात समझ आती है। अब इनर्शिया में हमारी 3 बातें होंगी। अगर ठीक से देखा जाए, वैसे आपको बुक में कुछ और तरीके से कराए हैं। इनर्शिया क्या है हमारा? इनर्शिया, जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन, ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। किसमें रहेगा? जब तक उस पर एक्सटर्नल रेस्ट में, मतलब कि स्पीड उसकी 0 है, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है। तो उसकी स्पीड को बदलने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अपने आप ये जो रेस्ट में रहने की इसका जो गुण है, दिस दैट वेरी गुण इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन में है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक उस पर हम लोग क्या ना लगाएं? नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन तब तक नहीं चेंज होगा जब तक उस पर क्या ना लगाएं। तो हमको डायरेक्शन को लगातार चेंज करने के लिए, दैट इज सर्कल में घुमाने के लिए, हमें क्या लगाना पड़ता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, दैट इज प्रोवाइडेड। मैंने क्या किया था? मैंने बता दिया था। तो इनर्शिया की ये बात हो गई, मोटी मोटी आप समझ सकते हैं। इनर्शिया का मेजर कौन है? मास है। तो ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, जो कि मैंने समझा दिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, और हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू इसको समझाया। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि न्यूटन सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ बचा, थर्ड लॉ लास्ट लॉ है, उसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में वहां से डिस्कशन करेंगे। आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सारा बढ़िया से होगा। थोड़ा डिसकंटिन्यूटी होता है क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन सारे क्लासेस एक साथ चलते हैं। मैं अकेला हूँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ता है, आप जानते हैं। तो आप पेशेंस रखें, मैं सारा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप बस मुझे सपोर्ट करते रहें, जैसे भी हो। इकोनॉमिकली कर सकते हैं, या हमको कह सकते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर अच्छा सच में पढ़ाता हूँ तो मुझे मोटिवेट करते रहें, आपके मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है। ओके, इकोनॉमिकली करना बहुत ज़रूरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर गिवन है, आप वहाँ पे पैसे सेंड कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि हमको मोटिवेट कर सकते हैं कि सर आप पढ़ाते अच्छा हैं, मुझे बहुत समझ आया, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिखें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप करेंगे, आपको अगर सच में समझ आता है तो, समझ में नहीं आता है तो वो भी लिख सकते हैं, उसको इंप्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके थ्रू हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ। उसके लिए क्या जानना पड़ा हमें? लीनियर मोमेंटम के बारे में, और नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, और बैलेंस फोर्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।